Hello everyone, welcome to Major HH Kelsey's Balnoy Academy. Myself गगन यादव, your GS faculty. और एक और क्लास लेके आए हैं हम, एक और टेस्ट पेपर फॉर योर प्रैक्टिस, इकोनॉमिक टेस्ट पेपर जट्टू। हमने एक जीवन किया था, इससे पहले क्लास करी थी इकोनॉमिक्स की। एक और क्लास होगी इकोनॉमिक्स के जितने भी PYQs हैं या प्रैक्टिस MCQs हैं आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ये लास्ट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं बताऊंगा। तो सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट्स द सेकंड क्वेश्चन? द डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी में प्रमोट एक्सपोर्ट, यानी कि अगर डिवैल्यूएशन होता है करेंसी का, वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। तो दो चीजें हैं यहां पर, लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था, डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन, या रिवैल्यूएशन या एप्रिसिएशन। तो किसी भी करेंसी का या तो डेप्रिसिएशन हो रहा होगा, या उसका एप्रिसिएशन हो रहा होगा, या उसका डिवैल्यूएशन या उसका रिवैल्यूएशन होता है। रिवैल्यूएशन होता है। डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन का मतलब क्या है? करेंसी की वैल्यू में डिक्रीज आना। और जबकि एप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन क्या होता है? करेंसी की वैल्यू में एप्रिसिएशन आना, यानी कि उसकी वैल्यू का इंक्रीज होना। एक बार देख लेते हैं। डिवैल्यूएशन एक्सपोर्ट को इंक्रीज करेगा, और रीजन बता रहा है कि प्राइस ऑफ द कंट्रीज प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल मार्केट में फॉल ड्यू टू डिवैल्यूएशन। तो असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहले जब आप असर्शन पढ़ेंगे तो उसके बाद करेंगे कि बिकॉज कि डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, बिकॉज कि प्राइस ऑफ कंट्रीज प्रोडक्ट, यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते हो जाएंगे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कैसे, एक बार देख लेते हैं। देखिए, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या है? डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन करेंसी की जो वैल्यू है वो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से कन्वर्ट हो रही है, उसके हिसाब से एक्सचेंज रेट डिसाइड हो रहा है। जबकि डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन जो है ये कंट्री का सेंट्रल मार्केट या उसकी सेंट्रल अथॉरिटी डेलिबरेटली उसको चेंज कर रही है या उसको फिक्स कर रही है। क्लियर है? अब अगर किसी कंट्री ने अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर दिया, यानी कि फॉर एग्जांपल अभी तक $1 ₹1 का ही मिलता था, मान के चलिए $1 ₹1 का मिलता था, लेकिन अब क्या हुआ? अपनी करेंसी की वैल्यू घट गई, यानी रुपया कमजोर हो गया, और अब शायद वैल्यू हो गई है कि $1 ₹60 का मिलने लगा है। तो ये क्या हुआ? करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई है। इससे एक्सपोर्टर्स को क्या फायदा होगा? सोचिए, अगर एक ऑयल की बैरल है, रिफाइंड ऑयल है, पेट्रोल है, तो रिलायंस कंपनी अगर एक रिफाइंड ऑयल की एक बैरल है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में मान के चलिए $100 की है, एक रिफाइंड की बैरल है रिफाइंड पेट्रोल की, वो क्या है सर? वो मान के चलिए $100 की है इंटरनेशनल मार्केट में, और पहला एक्सचेंज रेट ये चल रहा है। तो अगर वो बेचने जाएंगे इसको $100 की इस बैरल को, तो वो $100 लेकर आएंगे अंदर, और उनको क्या चाहिए? हमारे देश के लिए रुपया चाहिए। तो वो $100 के लिए उनको कितने रुपए मिलेंगे सर? 100 ही रुपए मिलेंगे, अगर ये एक्सचेंज रेट चल रहा है। वहीं अगर रुपया डेप्रिशिएट कर गया, $1 ₹60 के बराबर हो गया, रुपया डेप्रिशिएट कर गया, अब वो $100 इंडिया के अंदर लेके आएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में बेच कर आएंगे, तो उनके लिए क्या हो जाएगा? अब उनको $100 के बदले कितने रुपए मिलेंगे सर? उनको 6000 रुपीज मिलेंगे। सोचिए कितना फायदा हुआ। इसका मतलब जो डिवैल्यूएशन है उसने एक्सपोर्ट को प्रमोट किया। वही एक बैरल पहले ₹100 की बिक रही थी, अब वो 6000 रुपए की बिकने लगी, क्योंकि करेंसी का डिवैल्यूएशन कर दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, अब क्या होता है? हमारी कंट्री के जो प्रोडक्ट हैं वो दूसरे इंटरनेशनल मार्केट में चीप हो जाते हैं। कैसे? सोच के चलिए कि अगर एक्सचेंज रेट पहले ये था और हमारी कंट्री में कोई पानी की बोतल ₹100 की है, कितने की है? 100 रुपीज की है, तो कोई हमारे देश में उस प्रोडक्ट को खरीदने जाएगा
तो वो कितने डॉलर, अगर ये एक्सचेंज रेट है तो 100 रुपए बराबर $100, यानी उसको $100 की ये बोतल पड़ेगी अगर इंडिया से खरीदेगा। लेकिन अगर एक्सचेंज रेट ये हो जाता है, अगर एक्सचेंज रेट क्या हो जाता है सर, ये हो जाता है, तो और ये 100 रुपए की है, लेकिन अब उसको $100 खर्च करने पड़ रहे हैं क्या? जी नहीं, अब उसको सिर्फ $2.5 के आसपास में ही ये बोतल मिल जा रही है। तो देखिए यहां पर $100 खर्च कर ये बोतल मिल रही थी, अब क्या हो गया, $2.5 में ही 100 रुपए की बोतल मिल गई है हमको। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज रेट कितना हो गया है, ऑलमोस्ट 2.555 कर लीजिए इसको, ऑलमोस्ट कितना हो गया सर, $1.60 के बराबर। यानी इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्राइस क्या हो गए, रिड्यूस हो गए हैं। तो आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, जीडीपी जीएनपी आपको पढ़ाऊंगा एक बार, क्योंकि मार्केट कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट आपको पढ़ानी है और आगे क्वेश्चन आने वाला है जीडीपी का, इसलिए उसको अभी छोड़ देते हैं। देखिए लिस्ट 1 दी हुई है डेफिसिट्स, और लिस्ट 2 में दिया हुआ है उनकी डेफिनेशंस, और आपको क्या करना है, मैच करना है। ये 1 2 ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये 1 2 3 एंड 4। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है देखेंगे। फिस्कल डेफिसिट होता है एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स। सर ये तो बजट डेफिसिट हो गया, क्या हो गया, ये हो गया बजट डेफिसिट, कि टोटल एक्सपेंडिचर अगर एक्सीड कर जाता है टोटल रिसिप्ट से तो वो क्या हो जाता है, बजट डेफिसिट हो जाता है। तो क्या होगा सर, एक बी का होगा 1, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट, तो ये क्या हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। यानी क्या हो गया, सी का हो गया है 2, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट लेस बोरोइंग्स, लेस बोरोइंग, ये क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन होती है। तो क्या होगा, ये होगा ए का 3, ए का 3 होगा। क्लियर, ए का 3 होगा। बचा क्या, सी, डी का क्या बचा, डी का होगा एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीप्ट्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट। अगर इंटरेस्ट पेमेंट को और माइनस कर देते हैं बोरोइंग के साथ साथ, तो क्या निकल कर आ जाता है, प्राइमरी डेफिसिट, यानी डी का 4। तो ए का 3, बी का 1। एक बार देख लेते हैं क्या यही राइट आंसर है हमारा, कोई कोड है ऐसा, ऊपर की तरफ कोड है, चलिए देखते हैं। ये रहा, ए का 3, बी का क्या है, बी का 1 है, सी का 2 है एंड डी का 4 है। ए ही हमारा राइट आंसर हो गया है। क्या हो गया है, ए इज यार राइट आंसर। क्लियर, ए इज आर राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर। और अगर मैं आपसे यह पूछूं, 4 डेफिसिट तो हमने कर लिए हैं, एक बचता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। व्हाट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये क्या है, व्हाट इज दिस? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये होता है कि अगर मैं रेवेन्यू डेफिसिट में से जो ग्रांट्स गिवन हैं, जो ग्रांट्स गिवन हैं, अगर उनको मैं हटा देता हूं तो क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आ गया नेशनल इनकम। इसी वजह से रोका था, क्योंकि उसमें क्या है, जो पैरामीटर पूछ रहा है वो ग्रॉस नेशनल इनकम या नेशनल इनकम से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो आपको नेशनल इनकम बतानी पड़ेगी कि नेशनल इनकम है क्या। तो नेशनल इनकम क्या होती है सर, नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये होती है आपकी नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम का फॉर्मूला पूरा क्या बनेगा सर, आपकी जो मार्केट कॉस्ट होती है वो होती है फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। और अगर यहां से फैक्टर कॉस्ट को मैं बाहर निकाल लूं तो ये होगी मार्केट कॉस्ट माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। ये हो गई आपकी फैक्टर कॉस्ट की फॉर्मूला। तो एनएनपी क्या होगी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये हो जाएगी एनएनपी एट मार्केट कॉस्ट माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। यही होगी नेशनल इनकम की फॉर्मूला कि एनएनपी मार्केट कॉस्ट माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। और इन्होंने एनएनपी में नहीं दिया हुआ है, इन्होंने किस में दिया हुआ है,
इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है जीएनपी में, और अगर एनएनपी को जीएनपी में कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा, जब जीएनपी से एनएनपी जाते हैं तो डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अब क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, जीएनपी मार्केट कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। दिस इज योर नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट नेट सॉरी नेट नेशनल प्रोडक्ट, यस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देख लेते हैं ये कहां दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस, यहां तक तो ठीक है, माइनस डेप्रीशिएशन। जी नहीं, ऐसा नहीं है। और देख लेते हैं क्या होगा। एक बात बताओ, गलती हो गई हमसे थोड़ी सी कि एनएनपी में ही तो जाना है हमको और जीएनपी से एनएनपी में जाना है, तो क्या होगा, बिल्कुल जी डेप्रीशिएशन माइनस होगा यहां पर। ठीक है, डेप्रीशिएशन क्या होगा, माइनस होगा। देख लेते हैं, माइनस डेप्रीशिएशन, चलो ठीक है यहां तक तो, लेकिन उसके आगे भी तो आएगा, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी एट मार्केट प्राइस लिखी हुई है, माइनस डेप्रीशिएशन लिखा हुआ है, प्लस नेट फैक्टर। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस लिखा हुआ है, माइनस डेप्रीशिएशन लिखा हुआ है, एंड इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। जी ये बिल्कुल ठीक है। ये क्या है, राइट आंसर क्या होगा आपका, सी, कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रीशिएशन माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। और इसमें क्या दे दिया है, एंड इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया है कि माइनस किसको करना है, डेप्रीशिएशन को माइनस कर दो, इनडायरेक्ट टैक्सेस को। बिल्कुल ठीक है, ये टैक्सेस माइनस कर दिए, सब्सिडी को जोड़ दिया, क्या आ जाती है, नेशनल इनकम आ जाती है। अब सोचिए नेशनल इनकम का कितना इनडेप्थ क्वेश्चन आया है। बहुत सारे फॉर्मूलेज हम क्लास में कराते हैं, करीबन करीबन 20 फॉर्मूले, हम 4 बताते हैं, सब आपको ही लिखना होता है। फिर एक फॉर्मूला बताएंगे, उससे से 4-5 फॉर्मूले निकल आते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट मार्केट कॉस्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फिर एनडीपी फैक्टर कॉस्ट मार्केट कॉस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जीएनपी के सारे फॉर्मूले और एनएनपी के सारे फॉर्मूले बने होते हैं, और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर क्या होती है, नेशनल इनकम होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, और उससे पहले अब 1 देख लेते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो एचडीआई होता है, उसके पैरामीटर्स पूछ रहा है कि वो लिटरेसी रेट को चेक करता है, यानी कि ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर चाइल्ड एंड मीन ईयर स्कूलिंग फॉर एडल्ट्स। एक तो ये होता है लिटरेसी का। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये चेक करता है हेल्थ को, ये किसका हो गया, एजुकेशन का हो गया पैरामीटर। ये किसका इंडिकेटर हो गया, ये हो गया हेल्थ का इंडिकेटर। और एक होता है आपका ग्रोथ का इंडिकेटर, यानी जीडीपी वगैरह। वो क्या होता है, राइट आंसर इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर हेड एट रियल परचेजिंग पावर, यानी पीपीटी के हिसाब से आपको परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, तब उसका वो बनता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ये आपके क्या हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे। क्लियर, आगे चले, चलिए। तो एचडीआई को ध्यान से पढ़ेंगे, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ साथ यूएनडीपी के, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के और कितने सारे इंडेक्सेस होते हैं। जेंडर गैप का इंडेक्स हो गया, पॉवर्टी का इंडेक्स हो गया, मल्टी लेवल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया। ये सारे के सारे एसडीआई आपको कब कब इंट्रोड्यूस किए, ये आपको पता होने चाहिए। तो एसडीआई के साथ साथ वो इंडेक्सेस भी यूएनडीपी के बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूएनडीपी के जो ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके जितने भी इंडाइसेस हैं 5-6, वो सब आपको पता होने चाहिए। उनके पैरामीटर्स क्या हैं, कब कब वो इंट्रोड्यूस किए हैं, किस लेवल पर वो स्टडी करते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, तो पहले देख रहे हैं कॉर्पोरेशन टैक्स कैसा है सर। ये तो क्या होता है, ये तो डायरेक्ट टैक्स होता है, इसका मतलब 1 तो नहीं होगा। बचा क्या, बी और डी, यानी कि 2 तो है ही आपका, यानी कि 2 तो सही होगा। जी हाँ, कस्टम ड्यूटी कैसा है, इनडायरेक्ट टैक्स है। भाई आप सामान मंगाते हैं, उस पर कुछ कस्टम लगता है, यानी 100 रुपए का सामान मंगाया, सरकार ने कहा इस पर 50% कस्टम लगेगा, यानी कि कितने का हो गया, 150 रुपए का हो गया। अब वो जो 50 रुपए की कस्टम ड्यूटी लगी, वो किस पर लगी, जो इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन उसको पे कौन कर रहा है, उसको पे तो आप ही कर रहे हैं। वो सामान को 150 रुपए महंगा कर देगा और आपको 150 रुपए में बेच देगा, यानी जिससे टैक्स मांगा गया
वो इंसान अलग था जिसने टैक्स दिया, यानी कि इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्सेशन जब अलग अलग हो जाते हैं उस टैक्स को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। अब आता है वेल्थ टैक्स। जी वेल्थ टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है, तो 3 भी नहीं होगा, बचता क्या है आपका बी, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? ज्यादातर आपके प्रोडक्शन वगैरह पर लगने वाला टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स। क्लियर? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 2 and 4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन? क्या पूछा है वो? डिफ्लेशन पूछ रहा है। देखिए, इट इज सडन फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट अदर करेंसीज, it is persistent recession in both financial and real sectors of economy, it is a persistent fall in the general price level। यही तो होता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? persistent increase in general price, वो हो गया इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होगा? जनरल प्राइस लेवल का फॉल होना, वो होता है क्या? वो होता है आपका डिफ्लेशन। और डिसइंफ्लेशन क्या होगा? कि जो इन्फ्लेशन है उसकी ग्रोथ बहुत स्लो है, बहुत कम स्पीड से इन्फ्लेशन ग्रो कर रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंसेस एन इंक्रीज ऑफ द सीआरआर, व्हाट डज इट मीन? तो हम मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कुछ क्या पढ़ते हैं? कुछ रिजर्व रेशियोज पढ़ते हैं, आरआर पढ़ते हैं। कौन कौन से? एक तो सीआरआर होता है और एक एसएलआर होता है। अब ये पूछ रहा है अगर सीआरआर को इंक्रीज कर दिया गया, यानी सीआरआर लगने वाला जो एक रेट है वो 4% था, अब उसको बढ़ाकर इंक्रीज कर क्या कर दिया है? उसको 5% अगर कर दिया गया है तो क्या होगा? उसका मतलब क्या होगा? यानी कि कमर्शियल बैंक्स विल हैव लेस मनी टू लेंड। बी बोल रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल हैव लेस मनी टू लेंड, यूनियन गवर्नमेंट विल हैव लेस मनी टू लेंड, या कमर्शियल बैंक्स विल हैव मोर मनी टू लेंड। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये पीवाईक्यू है, यूपीएससी के एक बहुत अच्छे एग्जाम का आया हुआ पीवाईक्यू है सर ये। लेकिन देखिए, अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा है तो बड़ा आसान क्वेश्चन बन जाता है। कैसे? देखिए, रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, कि कमर्शियल बैंक को जो उनके पास एनडीटीएल आया, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी जो आई, उसका कुछ परसेंट आरबीआई के पास इन कैश रखना होता है। उसके बाद जो उनके पास पैसा बचा, उसमें से एसएलआर भी निकालना होता है हालांकि, उसके बाद जो पैसा बचा वो क्या होता है? लोनेबल फंड होता है, जिसको वो लेंड कर सकते हैं। सोचो, अगर सीआरआर बढ़ा दिया गया या आरबीआई कह दे कि आपको मेरे पास ज्यादा पैसा रखना है, बैंकों के पास कम पैसा बचेगा नहीं बचेगा लोन देने के लिए? बिल्कुल। तो यही तो बोल रहा है कि कमर्शियल बैंक्स विल हैव लेस मनी टू लेंड। अगर 4% से ज्यादा वो 5% बोल दे कि मेरे पास 5% पैसा रखना है आपको, तो बैंकों के पास कम पैसा बचेगा मनी लैंड करने के लिए। सो राइट आंसर योर विल बी ए। रिजर्व बैंक के पास कम पैसा होगा, कोई मतलब यूनियन गवर्नमेंट का कोई लेना देना है, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लैंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, in the context of governance consider the following, which of the following can be used as the measure to control the fiscal deficit? वो बोल रहा है इनमें से क्या ऐसा करें जो फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल किया जा सके। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन का आंसर होगा। पढ़िए, पहला पूछ रहा है एनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, यानी कि इंडिया के अंदर ज्यादा एफडीआई आएंगे तो क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, यानी कैपिटल अकाउंट जो होता है बजट का, उसमें इंक्रीज आएगा तो क्या होगा? फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, घटेगा हमारा, हमको कम पैसा बाहर से लेना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, ये भी होगा, बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि 1 तो होगा, तो या तो ए बचता है या बी बचता है। 2 बिल्कुल सही है, यानी प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो ये तो सही है क्योंकि 2 ही ऑप्शन में 1 आ रहा है और उसके साथ 2 भी आ रहा है, तो 2 तो बिल्कुल सही होगा ही होगा। क्लियर? चलिए, डाउन साइजिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी देखेंगे, पहले 4 देख लेते हैं एक बार। सेलिंग एंड ऑफलोडिंग द शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू को ऑफलोड कर देना, यानी कि उनके शेयर्स को बेच देना।
तो जब सरकार अपनी प्राइवेट कंपनी के शेयर को बेचेगी तो क्या सरकार के पास कैपिटल अकाउंट में, बजट में पैसा नहीं आएगा? रिसिप्ट में आएगा जी। तो सरकार को कर्जा कम लेना पड़ेगा, यानी कि फिस्कल डेफिसिट कम हो गया। तो या तो 3 हो सकता है या 4। इसका मतलब 3 गलत है, 4 सही है। यह है आपका एलिमिनेशन मेथड। बड़े आसानी से क्वेश्चन के आंसर पर पहुंच गए आप। क्लियर? तो 4 क्या होगा? डाउन साइजिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी से कोई लेना देनी है। आप ब्यूरोक्रेसी को डाउन साइज कर देंगे तो इफेक्टिवनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और कम हो जाएगी, टैक्सों की चोरी होगी, और क्या हो जाएगा सर? टैक्स कम आने लगेगा, यानी कि ये तो फिस्कल डेफिसिट और बढ़ गया, सरकार की तनख्वाह कम हो जाएगी। अगर हम और बीरबल की खिचड़ी बनाने की कोशिश करें तो ये तो उल्टा इफेक्ट डाल रहा है, हालांकि इसका कोई लेना देना है नहीं। तो राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू OMO। व्हाट इज OMO? अगेन मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन है और 2 टूल्स पढ़ते हैं हम, क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स। उसमें से किसका है ये बताइए? पहले तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन मॉनेटरी पॉलिसी का कौन सा टूल है? या तो क्वांटिटेटिव टूल है या क्वालिटेटिव टूल है। क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है? बताइए सर। क्वांटिटेटिव टूल है ओपन मार्केट ऑपरेशन, बिल्कुल ठीक बात। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता क्या है बताइए? ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा? पहला देखते हैं कि बोरोइंग ऑफ शेड्यूल बैंक्स फ्रॉम आरबीआई की, जो शेड्यूल बैंक्स है वो आरबीआई से बोरो करते हैं, नहीं, बोरोइंग तो नहीं होती इसके अंदर। लैंडिंग बाय कमर्शियल बैंक्स टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड, कोई ऐसा भी कुछ नहीं है। परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई, ये है आपका राइट आंसर। यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करती है आरबीआई? आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल और परचेज करती है, और उस सेल और परचेज से मनी सप्लाई को वो क्या करती है? ऑल्टर करती है, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। और इन्फ्लेशन किस रेंज में रखना होता है सर? 2 से 6% की रेंज में रखना होता है, यानी कि 4% प्लस माइनस 2%। 4% से 2 ऊपर हो सकता है, 2 नीचे हो सकता है, लेकिन इससे ऊपर या नीचे नहीं होगा इन्फ्लेशन। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? अब मुझे यह बताइए, अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन में 2 ऑप्शन है, या तो सिक्योरिटीज को सेल करो या सिक्योरिटीज को क्या करो? परचेज करो। यही तो बताया। तो अगर वो सेल कर रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का क्या कर रहा है? उसने सेल लगा दी, आ जाओ ले जाओ जी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो, सॉरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की उसने सेल करी, तो मनी सप्लाई पर क्या फर्क पड़ेगा बताइए? भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच दी, आपको दे दी, आपने उसके बदले में क्या दिया आरबीआई को? सर पैसे दिए, यानी कि मार्केट के अंदर पैसे की कमी हो गई, मनी सप्लाई कम हो गई। तो मनी सप्लाई क्या हो जाती है? सेल करने से मनी सप्लाई डिक्रीज होती है। और अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच दी आरबीआई ने, यानी कि आपको बेच दी, उल्टा बता दिया हमने। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल हो गई तो क्या हुई? पैसा कहां गया? आपसे उसके पास आ गया, आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर परचेज कर ली, यानी आपसे उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ली, तो आपसे अब चली गई बैंक के पास, आरबीआई के पास, और उसके बदले में आपको क्या मिला? पैसे मिले। और पैसे क्या कर देते हैं सर? मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई है। तो और हमने डीप पढ़ लिया इसको, और आगे पढ़ लिया कि सेल करने से क्या होता है? मनी सप्लाई कम होती है, और परचेज करने से क्या होता है? मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से 10 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का मिला जुला एक क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन से ऐसे पार्लियामेंट्री कंट्रोल हैं जो पब्लिक फाइनेंस के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। पार्लियामेंट के द्वारा जो कंट्रोल गवर्नमेंट के ऊपर रखा जाता है पब्लिक फाइनेंस को लेकर, वो कौन कौन से मेथड्स हैं देख लेते हैं। प्लानिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट, बिल्कुल ठीक बात है। आर्टिकल 112 के अंदर गवर्नमेंट के ऊपर यह ऑब्लिगेशन है कि आपको हर साल पार्लियामेंट में एक एएफएस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाना होगा, जिसको हम बजट बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, 1 तो सही है। तो 1 अगर सही है तो इसका मतलब 2 भी सही है, और 2 सही है तो 4 और 5 को देखते हैं।
जरूरी नहीं है 4 5 सही भी हो। चलिए, तो विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर पासिंग अप्रोप्रिएशन बिल, बिल्कुल ठीक है, दो सब में है तो इसका मतलब दो सही भी है और बात भी ठीक है कि आपको अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है तो बिना परमिशन के पैसा नहीं निकाल सकते, आपको एक अप्रोप्रिएशन बिल लाना होगा, पार्लियामेंट की परमिशन लेनी होगी, यानी कि नॉट अ सिंगल पेनी कैन बी विड्रॉल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विद ड्यू अप्रोप्रिएशन ऑफ द लोकसभा। और नैरो डाउन कर दिया कि एक भी रुपया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप नहीं निकाल सकते जब तक कि आप एक अप्रोप्रिएशन लोकसभा का ना ले लें। यहां राज्यसभा की बात नहीं हो रही है, अब पार्लियामेंट को भी और नैरो डाउन कर दिया, सिर्फ लोकसभा की परमिशन चाहिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए। क्लियर। थर्ड बोल रहा है प्रोविजंस ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एंड वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स तो है, चलिए देखते हैं। और अ पीरियोडिक और एटलीस्ट अ मिड ईयर रिव्यू ऑफ प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट अगेंस्ट द मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट एंड एक्सपेंडिचर बाय पार्लियामेंट बजट ऑफिस। यह कहा जाता है जो बहुत बड़ा ऑप्शन होगा वो कहीं ना कहीं सही बात कह रहा होगा और यह गलत है। कोई ऐसा पीरियोडिक या लेस्ट मिड ईयर में कोई ऐसा रिव्यू प्रोग्राम नहीं है जो मैंडेटरी है। हाँ, नेक्स्ट बजट में आपको रिवाइज एस्टिमेट देने होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा फोरकास्ट एक्सपेंडिचर पार्लियामेंट बजट ऑफिस ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर। तो 4 गलत हो जाएगा, तो 4 गलत है, क्या बचता है 1 2 3 एंड 5, यानी कि 3 सही है। 5 क्या है, इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल बिल इन द पार्लियामेंट, ये बात बिल्कुल सही है, आपको एक फाइनेंस बिल भी लाना होता है, उसके साथ साथ आर्टिकल 117 के अंदर ऑब्लिगेशंस है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज बैंकर्स बैंक, कि रिजर्व बैंक जो है वो बैंकों का भी बैंक है, इसका मतलब क्या है। अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, आरबीआई lends fund to the commercial banks in times of needs, RBI advises commercial banks on monetary matters। बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये दो तो सही है, ये दो तो सही है। आरबीआई एडवाइसेस कमर्शियल बैंक्स ऑन मॉनेटरी मैटर्स, ये बैंकों का बैंक से तो कोई लेना देना नहीं है, मैटर्स एडवाइस कर सकता है लेकिन बैंकों के बैंक का, तो ये क्या होगा, प्राइमरी क्वेश्चन एक तरीके से लॉजिकली तो गलत हो जाएगा। तो क्या होगा आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन है कि बताएंगे आप विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ कैपिटल अकाउंट, यानी कि बीओपी का जो कैपिटल अकाउंट, 2 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। उसमें कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है वो पूछ रहा है। फॉरेन लोन्स आएंगे, बिल्कुल आते हैं जी, एफडीआई आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आता है। प्राइमेट रेमिटेंसेस, जी नहीं, रेमिटेंसेस किसका हिस्सा है, करंट अकाउंट का हिस्सा है, इसका हिस्सा नहीं है। तो 3 अगर गलत हो जाता है तो अपने आप हमारे सामने आंसर आ जाता है बी, यानी कि पोर्टफोलियो स्टेटमेंट। देखो एफपीआई, एफडीआई और लोन, दे ऑल आर पार्ट ऑफ द बीओपी कैपिटल अकाउंट। क्लियर। ध्यान रखेंगे करंट अकाउंट के क्या क्या होते हैं। करंट अकाउंट में क्या होता है, एक तो विजिबल चीजें होती हैं, जैसे कि क्या हो गया, गुड्स का ट्रेड होता है। इनविजिबल में क्या आएगा, इनविजिबल में सर्विसेज का, पेमेंट्स का क्रेडिट डेबिट होना या ट्रांसफर पेमेंट्स, यानी कि रेमिटेंसेस, ग्रांट्स, डोनेशंस, दे ऑल कंबाइन आर इन दी करंट अकाउंट। क्लियर है। तो कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, जनरली एफडीआई होती हैं, एफपीआई होती हैं, या आपके जितने भी लोन्स हैं, सोवरेन लोन या कमर्शियल बॉन्ड, यानी सरकार के द्वारा लिया हुआ लोन या
कमर्शियल जो कंपनीज होती है उनके द्वारा लिया। क्लियर है? चलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 4 इज योर राइट आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम इज इंक्लूडेड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या होता है। फॉरेन करेंसी के एसेट्स, बिल्कुल ठीक बात है। एसडीआर, हमने जब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पढ़े थे उस तो एसडीआर की बहुत इन डेप्थ बायोलॉजी पढ़ी थी हमने, एक एक चीज को पढ़ा था कि एसडीआर के अंदर भी कैसे कैसे कोटा होता है, किन किन करेंसीज का कोटा है, वो सब भी पढ़ा हमने। तो ये कह रहा है कि क्या एसडीआर किसी फॉरेक्स रिजर्व, किसी कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व में हो सकते हैं? देखते हैं। या लोन्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, सर लोन्स तो नहीं होते हैं, इतना तो पता है। फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड होल्डिंग्स, आरबीआई, और आरबीआई के पास गोल्ड होल्डिंग एंड एसडीआर। फॉरेन करेंसी लोन्स फ्रॉम, लोन नहीं होते हैं। फॉरेन करेंसी गोल्ड होल्डिंग्स एंड लोन्स फ्रॉम द वर्ल्ड, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज योर ऑप्शन सी। फॉरेन करेंसी यानी कि डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, यान हो गया, ये सब क्या है? फॉरेन करेंसी एसेट्स है। एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हैं आईएमएफ के। और या गोल्ड के अंदर अगर पैसा रखा हुआ है तो वो क्या होता है? किसी करेंसी, किसी कंट्री का क्या होता है? फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व होता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th 5 ईयर प्लान वाज, इज नहीं वॉज कर लीजिए, चलिए इसको वॉज कर लीजिए, क्या था? और 11 का भी आप मुझे बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सिंपल आंसर, क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन डी, मोर, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। क्लियर है? मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। और अगर 11th का पूछूं मैं आपसे तो क्या होगा? फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाद में आया था, सस्टेनेबल ग्रोथ बाद में आया था 12th के अंदर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स एटीएम्स इन इंडिया? कौन एटीएम्स को लिंक करती है? राइट आंसर इज एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कमीशन ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सॉरी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, Which one of the following is not included in the assets of commercial bank? यानी कि कमर्शियल बैंक्स के एसेट्स कौन कौन से नहीं होते हैं? तो हम जब बैंक्स पढ़ते हैं तो बैंक्स सारे पढ़ते हैं कि बैंक्स क्या होते हैं, नॉन बैंक्स क्या होते हैं, और फिर बैंकों के एसेट्स क्या क्या होते हैं, हम वो भी पढ़ते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं क्या क्या होगा। पहला क्या है? एडवांसेस। व्हाट इज एडवांसेस? लोन में अगर बोल दूं, लोन को एडवांस कर दिया है। डिपॉजिट्स, जो बैंकों के पास डिपॉजिट्स आए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक का, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। देखिए एक बात बहुत ध्यान से रखना, ये जो डी है और बी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा है थोड़ा सा। देखिए लोन या एडवांस या इन्वेस्टमेंट किसी बैंक का, वो उसका एसेट तो होगा ही होगा, ये तो इसमें कोई शक है नहीं। एक तो डिपॉजिट उसका एसेट नहीं होता है, ध्यान रखना, वो उसकी एक लायबिलिटी है। बैंकों की क्या है? लायबिलिटी है। वो पैसा बैंकों का नहीं है, डिपॉजिटर्स का है। वो एक दिन डिपॉजिटर्स को वापस करना है विद इंटरेस्ट, तो क्या बन जाती है? लायबिलिटी। और अगर मैं डी की बात करूं, डी, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। आप कहेंगे मनी अगर कॉल या शॉर्ट नोटिस पर ली है लोन में तो वो तो सर लायबिलिटी होगी। नहीं, अगर यहां डिपॉजिट दिया हुआ है तो ये कॉमन सेंस बन जाता है, ये पैसे देने की बात चल रही है कि बैंक ने किसी दूसरे बैंक को कॉल या शॉर्ट नोटिस पर पैसा दिया है, लिया नहीं है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी, सॉरी सी नहीं, ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए 7 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इज द कोर डेवलपमेंट? देखिए ना ही तो 3rd है, ना ही 5th है, ना ही 6th है। 8th 5 ईयर प्लान इज द क्लोजेस्ट। सिंपल सा आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, बड़े फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, या तो आपको पता है तो पता है। अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उनको तो हम थोड़ा सा डिकोड कर सकते हैं।
लेकिन जो फैक्चुअल है उनमें तो आपको बस ये है कि फैक्ट अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आपको जाकर क्या करना है, रिवाइज करना है। अ राइज इन सेंसेक्स पूछ लिया है कि अगर सेंसेक्स में राइज होता है तो इसका मतलब क्या है। अ राइज इन प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ ऑल कंपनीज रजिस्टर्ड विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पहली बात तो ध्यान रखना, जो सेंसेक्स है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, जबकि निफ्टी, जो निफ्टी है वो किसका है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। तो जहां भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आ रहा है वो तो गलत हो जाता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक, बिल्कुल ठीक बात। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो एलिमिनेट कर दिया। दूसरा, अगर राइज हो रहा है तो इसका मतलब राइज की बात हो रही होगी, तो तीनों में ही राइज है। अब देख लेते क्या है। अ राइज इन ओवरऑल ऑल कंपनीज एंड ओवरऑल राइज इन द शेयर्स ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। A rise in companies of share of all companies belonging to a group of companies registered with Bombay Stock Exchange। तो अब सी और डी को देखो ध्यान से, ये कह रहा है एन ओवरऑल राइज इन प्राइसेस ऑफ शेयर, शेयर के प्राइसेस में ओवरऑल राइज होना ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज, कुछ ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो रजिस्टर्ड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ। ठीक बात कह रहा है, सेंसेक्स एक ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक इंडाइसिस है, उसमें अगर उनके सबके ओवरऑल प्राइस राइज करते हैं तो क्या होगा, सेंसेक्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अ राइज इन प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ ऑल कंपनीज बिलोंगिंग टू अ ग्रुप कंपनी रजिस्टर्ड विद स्टॉक एक्सचेंज। देखिए ध्यान से, इसमें पकड़ना क्या है कीवर्ड, आपको बहुत ध्यान से पढ़ें। कीवर्ड क्या है इस क्वेश्चन का, कीवर्ड सर ये है, कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है ये ओवरऑल प्राइस। ओवरऑल का मतलब क्या है, नेट, नेट प्राइसेस में राइज हो रहा है, और ये कह रहा है अ राइज इन प्राइस शेयर्स ऑफ ऑल कंपनीज, यानी कि हर कंपनी के प्राइस में राइज होना चाहिए, तभी हम कहेंगे सेंसेक्स राइज कर दिया। जरूरी थोड़ी नहीं है, हो सकता है सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनियां हैं मानो, कुछ कंपनीज के प्राइस कम हुए, शेयर गिर गए, लेकिन और बहुत सारी कंपनीज थी उनके शेयर बहुत बढ़ गए, तो ओवरऑल जो राइज आया वो सेंसेक्स में राइज आया। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज योर एक्यूरेट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं जी, और ये पूछ रहा है कंट्री का डेट ट्रैप क्या होता है। सीधी सादी डेफिनेशन है डेट ट्रैप की, कि डेट ट्रैप होता क्या है। डेट ट्रैप वो होता है जब बैंक या जो देश होता है या कोई भी एंटिटी, इट हैज बोरो टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द आउट, यानी आपने लोन लिया है, उसके बदले में आप क्या दे रहे हैं, आप सर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और इंटरेस्ट तो पे कर रहे हैं, अब आप उस इंटरेस्ट पे करने के लायक भी नहीं रहे। इसका मतलब आपको इंटरेस्ट पे, लोन तो छोड़िए, लोन का इंटरेस्ट पे करने के लिए भी एक और लोन लेना पड़ रहा है, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं डेट ट्रैप। सो राइट आंसर हमारा पहला ही हो जाएगा, इट हैज टू बोरो टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द आउटस्टैंडिंग लोन, कि लोन का पेमेंट करने के लिए भी लोन लेना पड़ा, उसका इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए। क्लियर। इट हैज टू अबाइड बाय द कंडीशंस ऑफ इम्पोज्ड बाय द इंटरेस्ट, नहीं। इट हैज बीन रिफ्यूज्ड लोन्स फॉर एडिट, नहीं। वर्ल्ड बैंक चार्जेस अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन आउट, बिल्कुल भी नहीं, सरासर गलत बात है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द अर्लीस्ट इवेंट टू टेक प्लेस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया, 1949 के अंदर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया, 1951 के अंदर। एसबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ, और इंश्योरेंस कंपनीज का नेशनलाइजेशन कब हुआ। अच्छा एक काम करते हैं, आप कमेंट बॉक्स के अंदर, आई होप जो देख रहे हैं व्यूअर्स, कमेंट बॉक्स के अंदर जाएंगे और इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे विद ईयर वाइज, और ये बहुत क्लोज हैं दोनों। तो आपने क्रोनोलॉजी तो बता दी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द
वन ऑफ द अर्लीस्ट इवेंट टू टेक प्लेस। हालांकि हमने आंसर दे दिया है, नहीं दिया है अभी, लेकिन आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाएंगे और इनके नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, नेशनलाइजेशन एसबीआई, यानी कि एसबीआई को क्या कहते थे पहले, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इंपीरियल से वो एसबीआई बना। तो आप लिखेंगे कमेंट में 1 के आगे ये कब हुआ, एसबीआई नेशनलाइजेशन कब हुआ, एनेक्टमेंट ऑफ बैंक के रेगुलेशन कब, जो मैंने बताया, और फर्स्ट ईयर फाइनल। उसके नीचे लिखेंगे आंसर क्या है, सर आंसर ये है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ी सी मेहनत करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट की प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन। आप कोशिश करिए, आप बताइए कि मुझे प्रिपरेशन कौन करता है, प्रेजेंटेशन को भूल जाइए, प्रिपरेशन बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक्स अफेयर्स इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट। एक और बजट का क्वेश्चन है कि वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट में क्या फर्क होता है। इंटरिम बजट क्या होता है? इंटरिम बजट होता है द प्रोविजन ऑफ वोट ऑन अकाउंट इज इशूड बाय अ रेगुलर गवर्नमेंट व्हाइल एन इंटरिम बजट इज अ प्रोविजन यूज्ड बाय केयरटेकर गवर्नमेंट। वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद द एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट बजट while an interim budget includes receipts and। बिल्कुल ठीक बात है। वोट ऑन अकाउंट का मतलब क्या है कि आपने बजट पास होने से पहले जो आपको खर्चा करना है, अभी बजट पास नहीं हुआ लेकिन खर्चा तो करना है, सैलरीज तो देनी है, तो उसके लिए क्या होता है, एक एक्स्ट्रा पैसा दे, तो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है और वो एक रेगुलर गवर्नमेंट लाती है। जबकि इंटरिम बजट जो है, अभी चुनाव होने वाले हैं, मान के चलिए बजट अभी आना है फरवरी में, लेकिन मई जून में चुनाव आने वाले हैं, तो अभी क्या होती है, फुल बजट ना लाकर, क्या पता वो सरकार बदल जाए, तो वो फुल बजट ना लाकर एक इंटरिम बजट ले आती है, जो कि एक केयरटेकर गवर्नमेंट के लिए बोले। तो दोनों ही ऑप्शन इसमें ठीक हैं, और इंटरिम बजट रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों से रिलेटेड होता है। क्लियर है? चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2। क्लियर? नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, द लोवरिंग ऑफ बैंक रेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है। अगर बैंक रेट को कम कर दिया गया तो क्या होगा, क्या होगा, more liquidity in the market, less liquidity, no change, mobilization of more deposit by the commercial bank। तो इसका मतलब क्या होगा, more liquidity in the market, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, बैंक रेट को कम कर दिया गया है, यानी कि दे कैन लैंड दी मनी, आरबीआई कैन लैंड दी मनी, कैन लैंड दी मनी टू द बैंक एट लोअर इंटरेस्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, वेयर इज क्वेश्चन नंबर 24? चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। क्या ऐसा होगा जो मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा? परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक, कि परचेज कर लिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, हमने अभी बात करी थी ओपन मार्केट ऑपरेशन की, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का परचेज कर लिया, यानी आप लोगों से खरीद ली, तो आपको क्या देगा उसके बदले, आरबीआई आपको पैसे देगा, इसका मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो 1 तो सर सही है, 1 सही है, तो या तो 2 गलत है और 4 भी गलत होगा। देख लेते हैं, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक, ये तो 4 तो नहीं होगा, 4 को अगर मैं हटा देता हूं तो ये हट जाता है। तो इसका मतलब बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम, बिल्कुल अगर गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया कमर्शियल बैंक से, उससे सेंट्रल बैंक से, तो इकोनॉमी के अंदर पैसा आ जाएगा ना, पैसा खर्च करेगी गवर्नमेंट, तो 3 भी सही होगा, यानी कि 2 गलत है। 2, डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन द कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक, इसका मतलब ऐसा कुछ है नहीं, जरूरी नहीं है लोन दे दिए, हो भी सकता है वो लोन ना दे, जरूरी नहीं है कि रिजल्ट होगा इकोनॉमी में के अंदर सप्लाई बढ़ जाएगी, डिपॉजिट बढ़े, लेकिन सीआरआर और एसएलआर बढ़ा दिया बैंक ने। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 and 3 मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, देखते हैं। अ राइज इन द जनरल प्राइस लेवल मे बी कॉज्ड बाय, अ राइज इन जनरल प्राइस लेवल मे बी कॉज्ड बाय एंड इंक्रीज इन दी मनी सप्लाई, बिल्कुल अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अ डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, अगर लेवल ऑफ आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, यानी कि सप्लाई कम हो गई, तब भी बढ़ जाएगा।
एन इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड। या तो देखिए सप्लाई कम हो जाए, या डिमांड बढ़ जाए, या मनी सप्लाई बढ़ जाए। ये तीनों ही कंडीशन है मनी सप्लाई को, यानी जनरल प्राइस लेवल का बढ़ जाना। तो ये तीनों ही आएंगे 1, 2 एंड 3 वो ऑल आर करेक्ट रिगार्डिंग दी इंक्रीज इन दी जनरल प्राइस लेवल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विद रेफरेंस टू द इन्फ्लेशन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कि कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया एज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ओनली। देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नो रोल इन, बिल्कुल गलत है ये तो। डिक्रीज्ड मनी सप्लाई सर्कुलेशन, करेक्ट बताना है। डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, बात तो ठीक है। इंक्रीज्ड मनी सप्लाई हेल्प्स इन कंट्रोलिंग, अरे सर इंक्रीज हो जाएगी मनी सप्लाई तो कंट्रोल कहां हो रहा है? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो बढ़ जाएगा, तो गलत है। और राइट आंसर क्या है? अगर मनी सप्लाई को, मनी सर्कुलेशन को डिक्रीज कर दिया, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। राइट आंसर होगा सी। ओनली नहीं है, आरबीआई का तो सबसे मेजर रोल होता है, गवर्नमेंट का रोल थोड़ी नहीं होगा सर। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे एक क्वेश्चन। फिर से एक ईयर का क्वेश्चन आ गया है, बताइए होमवर्क में करेंगे या कराएं इसको सोल्व? चलिए सोल्व करिए। वो ध्यान रखना, उस क्वेश्चन का कमेंट में सभी को आंसर लिखना है विद ईयर और विद उसका आंसर की, उसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। क्लियर है? इफ्की कब बना सर? 1948। ये कब बना? उसके बाद इडबी कब बना? नेशबार्ड ये कब बना? नाबार्ड कब बना? 1982 में। सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3 एंड 4। ये क्रोनोलॉजी में ही लिखे हुए हैं। आपका होमवर्क ये है, आप मुझे सिडबी बताएंगे कि सिडबी कब हुआ एस्टेब्लिश, नेशनल हाउसिंग बैंक ये कब हुआ, एक्सिम बैंक इसको कमेंट कर कर बताएंगे कब, इसकी ईयर के साथ। दूसरा क्या बताएंगे सर आप? सेबी बताएंगे मुझे कि सेबी कब एस्टेब्लिश हुआ, व्हेन डज सेबी एस्टेब्लिश्ड। नेक्स्ट क्या है? आप बताएंगे आरआरबी, व्हेन डज आरआरबी एस्टेब्लिश्ड विद ईयर, ईयर बताएंगे आप। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरआरबी? रीजनल रूरल बैंक्स। उसके आगे उसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट बताएंगे कमेंट के अंदर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। व्हेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बाय 50 बेसिस पॉइंट, एसएलआर को 50 बेसिस पॉइंट डिक्रीज कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1% में, इन 1% देयर आर 100 बेसिस पॉइंट। तो 50 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या है? 0.5% एसएलआर को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया गया है। तो क्या होगा? अब बैंकों के पास ज्यादा पैसे बचेंगे लैंड करने के लिए। देख लेते हैं। इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज ड्रास्टिकली, ऐसा तो कुछ है नहीं कि बहुत ज्यादा जीडीपी बढ़ जाएगी। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स मे ब्रिंग मोर कैपिटल इन टू आवर कंट्री, क्या लेना देना है उनको, बीरबल की खिचड़ी है ये तो। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स मे कट देयर लैंडिंग रेट्स, बिल्कुल सही बात है। उनके पास अब ज्यादा पैसा बच गया है लोन में देने के लिए, बहुत पैसा है तो कहेंगे आ जाओ लोन दे दो, सस्ते में लोन दे देंगे आपको, हो सकता है। फोर्थ, इट मे ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी, बिल्कुल गलत है, लिक्विडिटी तो इवन इंक्रीज होगी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे क्लास का। चलें, अकॉर्डिंग टू बजट, बजट का क्वेश्चन है इस बार का, कि बजट में 2026-27 का जो बजट है उसमें सेकंड कर्तव्य गवर्नमेंट का क्या है? हमें पता है 3 कर्तव्य दिए हैं इस बार। फर्स्ट कर्तव्य क्या है? एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सेलरेट करना है और सस्टेन करना है इकोनॉमिक ग्रोथ का। थर्ड क्या है? थर्ड है विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, SSSV इज योर थर्ड कर्तव्य। पूछा क्या गया है आपसे? पूछा गया है कि आप सर सेकंड कर्तव्य बताइए। तो सेकंड ये क्या हो गया? ये तो थर्ड कर्तव्य हो गया। ये क्या हो गया? ये आपका फर्स्ट कर्तव्य हो गया। अब बचा ये सिर्फ
दो ऑप्शन बच रहे हैं, विकसित भारत है या फुलफिलिंग एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल इज योर करेक्ट आंसर। तो यह है आपका सेकंड कर्तव्य। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बन जाता है। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आज का क्वेश्चन है लास्ट। देखिए क्या क्वेश्चन है, बजट का ही क्वेश्चन है ये भी। हमें पता है बजट के क्वेश्चंस आते हैं और डेफिसिट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देखिए हमने लास्ट क्लास के अंदर आपसे फिस्कल डेफिसिट पूछा था, लास्ट इकोनॉमिक टेस्ट पेपर जब हुआ था उसमें पूछा था कि फिस्कल डेफिसिट 2026-27 बजट के अनुसार कितना है। सर कितना था? 4.3% ऑफ द टोटल जीडीपी था। अब आपसे पूछ रहा है वो इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट क्या है, होता क्या है, प्लस उसकी परसेंटेज इस बार की कितनी है। तो राइट आंसर हमने देखा इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, हमारा सेकंड क्वेश्चन ही था, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन था शायद। उसमें क्या था कि अगर रिवेन्यू डेफिसिट में से मैं ग्रांट्स को हटा दूं जो कैपिटल एसेट के क्रिएशन के लिए हो रही हैं, वो क्या होता है? बी है। और यही डेफिनेशन सिर्फ यहां भी सही है और इसमें 0.3% दिया हुआ है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ये थे आपके लिए आज के टेस्ट पेपर्स। आई होप आपको हेल्पफुल लगे होंगे, आपकी प्रिपरेशन में मदद की होगी। रिवीजन करते रहिए, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं उनको जाइए, नोट्स खोलिए, बुक्स खोलिए, उनको दोबारा पढ़िए, रिवाइज करिए और फिर से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। पूरे टेस्ट को दोबारा खुद से अपनी अंडरस्टैंडिंग से खुद से सोल्व करेंगे और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसको कमेंट में लिखेंगे विद ईयर वाइज। क्लियर? तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।